मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल पे। तो फ्रेंड्स, कल जो हम लोगों ने बात की थी वो हमने शुरुआत की थी किस चीज की, एयरफोर्स और नेवी में मैथमेटिक्स को हमने उठाया था। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमने चुना था वो सबसे पहला टॉपिक था कौन सा? सबसे पहला टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने आपको बहुत से सॉल्व कराए थे क्वेश्चंस, किससे रिलेटेड? आई की पावर से रिलेटेड। तो जब वीडियो स्टार्ट हुआ होगा तो आपने सबसे पहले बोर्ड पे देखा होगा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अपना टाइम अच्छे से ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सवाल को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जिसका आ जाता है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आता उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। सॉरी, ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आपने सवाल सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ, जिसने कर लिया है उसको बेटा शाबाश भाइयों, बहुत अच्छे से आपने कर लिया। और जिसने नहीं किया वो देखे, और जो कर चुका है वो एक बार मिला। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 4n+3। तो आपके मन में आया सर ये बात तो हमारी आपकी नहीं हुई थी, हमारी आपकी ये बात तो नहीं हुई थी कि 4n+3 वाली बात। हमारी आपकी ये बात हुई थी कि कोई भी पावर आया तो उसमें हम 4 से डिवाइड करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये वाली बात नहीं हुई थी। ठीक है, मानता हूँ ये बात नहीं हुई थी, लेकिन आज ये बात होती है हमारी। ठीक है, तो देखिए ऐसी स्थिति में करना क्या है। ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल आसान सा काम है कि n की वैल्यू आप कुछ भी उठा के रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, जो आपका मन करे वो रख दीजिए। ठीक है, मैं हर चीज को एक नंबर बनाना चाहता हूँ अपने YouTube चैनल को। मैं कोशिश करूंगा कि n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, n की वैल्यू 1 ले लेता। ठीक है, जैसे मैंने n की वैल्यू 1 ली, यहाँ पर क्या हो गया बोलिए? 4 into 1 plus 3, that means हो गया 7, 7 हो गया। ठीक है, तो करना कुछ नहीं बेटा, करना कुछ नहीं है, इस जगह पर घात चढ़ा देनी है 7। कितनी घात चढ़ा देनी है? 7। चलिए देखते हैं, -√-1 की पावर 4। अच्छा, 4n+1 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, कितनी आया है? 7। ठीक है, अच्छा, और एक चीज आप ये देखिए, -1 लिखा है, ये -1। ठीक, तो -1 लिखा है। पहली बात तो आप ये जानते हैं कि i = √-1। ठीक है, ये लिखा क्या है? i लिखा है, देख लीजिए, -i⁴। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जब कोई भी पावर 7 हो, या कोई भी पावर हो, तो उसमें हम किससे डिवाइड कर देते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है, उस शेषफल को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया है? 7 है, तो 7 पे हम क्या करेंगे बोलो फ्रेंड्स? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 × 4, 4 × 4, 3 आया, यानी कि i की घात कितनी आई? 3। तो यहाँ पे लगाया हमने माइनस, यहाँ लगाया i की घात 3। ठीक है, तो i की घात 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर पता है नहीं, i² × i लिखते हैं, और i² की वैल्यू क्या होती है? -1 × i, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? -i। ठीक है, तो देखिए ये -i, इसका -i, और ये माइनस प्लस, यानी क्या आ गया? ओके फ्रेंड्स, मिला लीजिए, देख लीजिए, यही आपका आंसर आया होगा। ओके, चलिए यहां तक आप लोगों ने कर लिया, चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, कुछ हम लोग आगे क्वालिटी की बात करते हैं, क्या होता है। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि जो दो काल्पनिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, क्या कि दो काल्पनिक संख्याओं का गुणनफल। मैं एक काम करता हूँ, बोल देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? आप लोग नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर, है ना? दो काल्पनिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। तो दो काल्पनिक संख्याएं हैं, तो
तो जो अगर उनका हम गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर हम टू इमेजिनरी नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कैसे हो गया, रियल नंबर। ठीक है, कैसे, और जानते ही क्या काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है क्या जिसमें हम निकालते हैं क्या, किसका, अब माइनस का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो जो संख्या निकलती है उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, जैसे ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं कितना, हम ले लेते हैं मान लीजिए 4i, ठीक है, सॉरी 4i -4, ठीक है, -4 ले लिया, इंटू ले लें -3। ठीक है, आप देखिए इनका मल्टीप्लाई हमें करना है, हम जानते हैं क्या, -4 का क्या आ जाएगा भाई 4i, और ये आ जाएगा √3i, तो ये तो बाहर आ गया क्या 2i इंटू √3i, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आई स्क्वायर हो जाएगा, तो 2√3i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अच्छा, अगली चीज देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब आपने एक बात सुनी होगी क्या, कांजुगेट सॉरी, हाँ कांजुगेट जानते हैं कि नहीं जानते, कांजुगेट का नाम आपने सुना होगा, कांजुगेट सुना है ना, बोलिए कांजुगेट सुना है कि नहीं सुना, यानी कि संयुग्मी, क्या संयुग्मी, तो सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी क्या होती है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज आपको बाद में बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि संयुग्मी क्या होती है। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, conjugate of complex number। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास संख्या है, सम्मिश्र संख्या a + ib, ठीक है, तो इसकी संयुग्मी क्या होगी, इसकी संयुग्मी होगी a - ib, क्या होगी a - ib, और देखिए ये हमेशा होगा z के इक्वल। अगर सम्मिश्र संख्या है z तो इसकी संयुग्मी क्या होगी a - ib, और a - ib को हम लिखेंगे z बार। अगर कहीं पे आपको दिख जाता है z बार, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम z बार की बात करें तो क्या हो जाएगा a - ib। ठीक है, इसका बहुत जगह इंपॉर्टेंस है, आपको बहुत जगह इसको लगाना भी होगा, है ना। तो इसमें भी तमाम प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, देखिए अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, तो z के कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी का संयुग्मी वह संख्या स्वयं होती है। यानी कि हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy या a + ib, तो उसका जो संयुग्मी होता है उस संयुग्मी का संयुग्मी वो संख्या स्वयं होती है। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए z = a + ib, समझ में आ रहा है, z = a + ib। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया कि इसकी संयुग्मी क्या होगी a - ib। ठीक है, अच्छा, और अगर पूछ रहे हैं इसकी संयुग्मी क्या होगी, तो जहां पे प्लस है वहां पर माइनस, और जहां पर माइनस है वहां पर प्लस। ठीक है, ये करना। तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई क्या, कि z यानी कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट यानी कि उसके संयुग्मी का जो संयुग्मी होता है वो संख्या स्वयं होती है। इसने ले लिया, यहां पर क्या लिया a + ib। ठीक है, आप सबने बात की, भाई बताओ a + ib का संयुग्मी क्या होगा, आपने बताया सर a - ib -ib। ठीक है, हमने कहा अच्छा बताओ a - ib का संयुग्मी, तो a - ib का संयुग्मी क्या हुआ a + ib। तो देखिए z आ गया कि नहीं आ गया, बताइए
हमने आपको क्या बताया, z बार का बार, अगर यानी बार लगा है z के ऊपर, इसका मतलब उसकी संयुग्मी की बात हो रही है। ठीक है, यहां तक हमें लगता है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, और प्रॉपर्टीज हैं संयुग्मी की, वो भी देख लेते हैं, है ना। अच्छा चलिए देख लेते हैं। संयुग्मी में एक चीज आपको और बता दें कि अगर कह दिया जाए क्या कि अगर दो सम्मिश्र संख्याएं, ऐसी संख्याएं हैं सम्मिश्र संख्याएं z1 और z2, कैसी संख्याएं हैं z1 और z2, अगर हम इनकी संयुग्मी की बात करें, इनकी संयुग्मी का योगफल की बात करें, ठीक है, इनकी संयुग्मी के योगफल की बात करें तो वो बराबर होता है, देखिए किसके, वो बराबर होगा z1 प्लस z2। यानी कि अगर हम संयुग्मी को दोनों को ले, दोनों को ऐड करें फिर उसकी संयुग्मी करें या अलग अलग संयुग्मी करके ऐड करें, वैल्यू बराबर होगी। जैसे हमने मान लीजिए z1 की वैल्यू ले ली कितनी, आपके सामने हमने ले ली क्या, बोलिए a प्लस ib ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब z2 की वैल्यू हमने ले ली क्या, बोलो क्या ले ली भाई, हमने वैल्यू ले ली, बोलिए वैल्यू ले ली कितनी, c प्लस id ले ली, ठीक है। अच्छा देखिए इसको हमें सबसे पहले ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने की भी देखिए प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे हमें पता है कि एक ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, ये वास्तविक भाग है ये काल्पनिक भाग है, हम लोग को ये बात पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग जोड़ते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपसे कोई कह दे क्या कि अगर हमारे पास दो सम्मिश्र संख्या दे दी गई 3 + 4i और एक दे दी गई 4 + 5i, अब आपसे पूछा जाए इनमें से कौन बड़ी है, तो सबसे पहली बात ये याद रखना, कहीं पर नोट कर लेना, इस सम्मिश्र संख्याओं में हम बड़ी और छोटी संख्या नहीं निकाल सकते, ठीक है। सम्मिश्र संख्या में हम बड़ी और छोटी संख्या का ज्ञान नहीं कर सकते, बड़ी और छोटी संख्या नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये बात आ गई ना समझ में। अब देखिए हमने आप क्या बात बताई कि वास्तविक भाग को जोड़ देंगे और काल्पनिक भाग को जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पर हमने मान लीजिए लिख लिया a प्लस ib, ठीक है, z1 प्लस z2 का है ना, और प्लस c प्लस id, ठीक है। इस पूरे का हमें क्या लेना है, संयुग्मी लेना, ठीक है। देखिए वास्तविक भाग आप जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, a प्लस c हो गया प्लस i b प्लस d, ठीक है। इस सब के ऊपर देखिए बात लगा था, संयुग्मी निकालनी थी, तो हमने आपको बताया था क्या, अगर ये देखिए पूरा ये a का फॉर्म है, a या ये पूरा b का फॉर्म है, तो a प्लस ib का फॉर्म है, इसकी संयुग्मी क्या होती है, a माइनस ib। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस c माइनस ib प्लस d, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया होगा, समझ में आया। अच्छा अब यहां पर हम लोग बात करना थी कि जितनी संख्या उसके अलग अलग संयुग्मी ले लें हम और फिर ऐड कर दें तो भी इक्वल होता है, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा है, z1 की संयुग्मी क्या हो जाएगी बताइए, z1 की संयुग्मी क्या हो जाएगी, a माइनस ib, a प्लस ib था ना, देखिए इसके इक्वल ला रहा हूं मैं, a माइनस ib और यहां पर आ गया देखिए कितना प्लस c माइनस id, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि वास्तविक भाग जुड़ते हैं और काल्पनिक भाग जुड़ते हैं, और आप जानते हैं वास्तविक भाग कौन कौन से होते हैं, a और c वास्तविक भाग है, तो देखिए क्या हो जाएगा a प्लस c माइनस i b प्लस d, ठीक है। देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ें और उनकी संयुग्मी निकालें या तो वो किसके बराबर होंगी, अलग अलग संयुग्मी निकाली हुई सम्मिश्र संख्याओं के योग के बराबर होगी। ये देखिए मैंने आपको करके दिखा दी, कोई जरूरत की बात नहीं है कि करके दिखाऊं, है ना, ये भी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अच्छा तीसरी क्वालिटी क्या होती है, तीसरी क्वालिटी ये होती है कि अगर इसका मल्टीप्लाई करें
क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो भी उसमें यही चीज होगी, ठीक है, कॉन्जुगेट होगा, अलग अलग करें तो भी वही होगा। समझ में आ गया ना? ऐसे मल्टीप्लाई में भी आप लोग करके देख लेंगे, ठीक है। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे मतलब, देखिए अगर हम ऐसे लिख लें क्या, Z1 इंटू Z2 के ऊपर क्या कॉन्जुगेट लगा दिया, बार लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। ऐसे ही हम अपॉन वाले में कर लें, क्या कर लें, Z1 अपॉन Z2 के ऊपर क्या बार लगा दिया पूरे में, तो ये भी क्या आ जाएगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार, ठीक है। इन चीजों को नोट कर लीजिए, वैसे ही करना है जैसे चलता चला आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बोलिए भाई, तो ये चीज यहां तक समझ में आ गई ना? अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, ये तो आप कर लें, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये होनी चाहिए कि जो Z2 है यहाँ पर, वो Z2 कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, यानी कि कहीं पर ये फॉर्म नहीं आना चाहिए 0 प्लस 0 y, ठीक है, ये फॉर्म नहीं होना चाहिए, तब तो ये चीज काम करेगी। क्या मतलब कि आप जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या का फॉर्म क्या होता है, a प्लस ib का फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, a प्लस ib का फॉर्म होता है, ठीक है। तो a प्लस ib का फॉर्म होता है, मैंने आपको ये भी बताया था, जहां पर जो a और b दोनों कहां बिलोंग करते हैं, रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं। कहां पे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर पे, ठीक है। संयुग्मी क्या होता है, कॉन्जुगेट, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने जान ली, ठीक है। अब देखिए सम्मिश्र संख्या को जो हम डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं z से, आपको पता है z इज इक्वल टू x प्लस i y, ठीक है। और आपको हमने पूरी प्रॉपर्टी उसकी बता दी थी, है ना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अगर हम आपसे ये कह दें कि भैया ये बताओ कि z इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं है, सीधे क्या करेंगे हम लोग, सीधे z बराबर x प्लस आई वाई है, तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन z, z इनवर्स को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब सीधे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z की जगह हमने रखा x प्लस आई वाई, और अब देखिए संयुग्मी आपने पढ़ी है, और संयुग्मी का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी संयुग्मी क्या होगी, x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, x माइनस आई वाई अपॉन क्या आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी से हो जाएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा z इनवर्स की वैल्यू, कैसे निकालना आप समझ गए ना, ठीक है। ऐसे जब आपसे कह देगा 3 माइनस 4 आई है, 3 प्लस 4 आई है, तो ऐसे आप सब लोग उसमें कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, तो देखिए अब हम लोग जो बात करेंगे वो आगे बात करने वाले हैं किस चीज की, वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं आगे, अब जो हम लोग बात करेंगे हम लोग मापांक और पूर्णांक, इसकी मापांक और पूर्णांक की। तो क्या होता है मापांक और क्या होता है पूर्णांक, ये चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि अगर हमारे पास है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, क्या लिखा हुआ है, x प्लस आई वाई। अब पूछा जाए भैया ये बताइए इसका मापांक क्या होगा, तो मापांक बिल्कुल इजी सी बात है, उसका जो फार्मूला होता है मापांक कहिए या कहिए मैग्नीट्यूड, क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। तो क्या होता है, वो होता है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब अगर कह दिया जाए एग्जांपल के लिए मैं आपको दे दूं कि भैया 3 प्लस 4i का मापांक निकालिए, देखिए z बराबर है
कोई भी जो सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किसके इक्वल रखते हैं, z के इक्वल रखते हैं। किसके इक्वल रखते हैं, z के इक्वल। तो z के इक्वल रख दिया। अब हमें निकालना इसका मापांक है, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये x प्लस i y की फॉर्म पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या लेकर चल रहे हैं, अच्छा x प्लस i y लेकर चल रहे थे क्या, चलिए x स्क्वायर प्लस i y सॉरी y स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ पर है 3 और y की वैल्यू है 4। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो मापांक इसका क्या आया रूट 25 को निकलेगा 5। ठीक है, या तो चीज समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, बता दे। अच्छा, अब मापांक के बाद बात आती है अगर कोणांक की, किसकी बात आती है कोणांक की। इसी में हमें कोणांक निकालना है। क्या निकालना है, कोणांक। इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, देखिए क्या होता है। तो अगर हम कोणांक की बात करें, किसकी बात करें, कोणांक की, इसको हम कहते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, इसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। किससे, थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू होता है, आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x। क्या होता है, y अपॉन x, यानी कि ये y वाला और ये x वाला। और आपको चीज ये पता है कि जो y हो या x हो, दोनों कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर हम ले लें क्या, यहां पर हम ले लें क्या, क्या ले लें, अगर हम ले लें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, हम ले लें क्या 1 प्लस आई ले लें एग्जांपल के लिए। देखिए 1 प्लस आई ले लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x की वैल्यू है 1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स, tan अब 1 किसका होता है पाई बाई 4 का, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4। ठीक है, ये चीज समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे आगे। आगे क्या है उसकी बात करते हैं। आगे है हमारा ध्रुवीय रूप। कौन सा रूप, ध्रुवीय रूप, जिसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, चलिए नोट कर लिए यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। बताइए भाई, आ गया ना यहाँ तक, बोलो। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है। इसका सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, ये देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, सम्मिश्र संख्या का, किसका, सम्मिश्र संख्या का, इसका सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। ठीक है, ये हम क्या कह सकते हैं, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, तो ध्रुवीय रूप निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्या को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, z से। इससे z से। तो इसका जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा। क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है। अच्छा, तो अब यहां पर बात की आती है कि भैया r का मतलब क्या है, तो r का मतलब होता है मॉड ऑफ z। जब हमने ऊपर निकाला था मॉड ऑफ z वो हुआ। ठीक है, और थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा का मतलब हुआ क्या, कोणांक की बात करना, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z। क्या, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, ये चीज आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, समझ में आया कैसे, देखिए आप आर्गुमेंट ऑफ z पता ही है कि क्या होता है, tan इनवर्स b अपॉन या tan इनवर्स y अपॉन। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें क्या, अगर हम ले लें क्या ले लें 1 प्लस i ले लें। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने कहा कि भाई 1 प्लस i है हमारे पास, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने कहा एक काम ये करो भाई, ये जो 1 प्लस i है इसका पोलर फॉर्म निकालिए। तो पोलर फॉर्म निकालना इजी है इसके लिए, कैसे निकालेंगे, बहुत सीधी सी बात है। क्या करना है, z ऐसे ही रख देना है, सॉरी देखिए
मॉड ऑफ z की बात हो रही है ना, तो 1 प्लस आई, इसका मॉड ऑफ z कैसे निकलेगा, z ही बराबर तो है ये, ठीक है। तब इसका पोलर फॉर्म निकाला है, तो सबसे पहले मॉड ऑफ z निकाल लेंगे, तो मॉड ऑफ z क्या होता है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हो गया रूट 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, सीधे रूट 2, ठीक है। अब cos थीटा की बात आती है, तो cos थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, tan इनवर्स b अपॉन a या tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan इनवर्स यहाँ पे देखिए i into 1 ही तो लिखा है, वही 1 ही तो लिखा है, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1, तो क्या हो गया, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई साहब, पाई बाई 4, दिख रहा है, ठीक है। तो हमें दोनों चीज मिल गई। अब बस यहाँ पर r की वैल्यू रख दी और यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू, देखिए थीटा की वैल्यू क्या निकली है, पाई बाई 4, तो यहाँ पर रखिए cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा ये देखिए ये आ गया इसका पोलर, देख लीजिए, प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस n को उठाकर यहां पर रख देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। अच्छा कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन दे दिया जाए, एग्जांपल के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि भैया cos थीटा सॉरी cos 30 प्लस आई साइन 30, ठीक है, इसका स्क्वायर, क्या है इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है, आपको सॉल्व करना है, तो क्या करना है, इस स्क्वायर को यहां ले आना है मल्टीप्लाई बाय थीटा के साथ, तो क्या आ जाएगा, cos 60 प्लस आई साइन क्या, बोलो 60, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देख लो, सॉल्व कर लो इसको, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो भाई, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस आई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, सममित संख्या में, वो हम लोग बात करेंगे किस चीज की, वो हम लोग बात करेंगे इकाई के घनमूल, इसकी बात करेंगे इकाई के घनमूल की, क्या होता है इकाई का घनमूल। चलो इकाई के घनमूल की बात हुई है, यानी कि a का घनमूल है ना, चलिए देखते हैं इकाई के घनमूल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इकाई के घनमूल, ठीक है। तो इकाई का घनमूल क्यूब रूट है ना, इकाई के घनमूल, ठीक है। देखो जो इकाई के घनमूल होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, ये इकाई के घनमूल होते हैं। देखिए इकाई के घनमूल की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, x क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके घनमूल की हमें बात करनी है, तो क्या हो गया, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए करना क्या है, आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब सर होता है a माइनस b, तो a माइनस b, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है, सॉरी प्लस ab होता है, यहाँ पर प्लस ab, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, बोलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें घनमूल निकालना है तो x बराबर क्या आ गया, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1, ठीक है। अब देखिए एक ये बचा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि किससे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा किससे, सीधाचार फॉर्मूला से, सीधाचार सूत्र से। तो क्या होता है माइनस बी, क्या होता है माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac माइनस 4 अपॉन 2a यानी कि 2। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पे आया क्या -3 अपॉन 2। और आप लोग जानते हैं कि अगर -3 है और हम ये जानते हैं कि जो -1 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है आई स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आई स्क्वायर से, अगर आई स्क्वायर का वर्गमूल हम बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर आई, ठीक है, प्लस माइनस √3i अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एक आ गया x बराबर 1, दूसरा आ गया -1 प्लस √3i अपॉन 2, और तीसरा आ जाएगा क्या -1 माइनस √3i अपॉन 2, ठीक है। ये इकाई के घनमूल आ गए, ठीक है। और ये वैल्यू हुई 1 की, तो 1 ही वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू होती है ओमेगा की, और ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। समझ में आ गया। देखिए क्या हुआ, इकाई का घनमूल है ना अपने मूल के वर्ग के बराबर होता है। देखिए इकाई का घनमूल अपने मूल के, अपना जो इसका इकाई का घनमूल है उसके मूल के वर्ग के बराबर है। देख लीजिए इसका स्क्वायर है, ठीक है। दूसरी चीज ये पॉइंट डाल के लिखिए, इकाई के घनमूलों का योग 0 होता है। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इसको अगर हम ऐड करें तो वो आएगा 0, ठीक है। दूसरा नंबर ये डाल दीजिए, और तीसरा नंबर आप डाल के ये लिखिए कि इकाई के घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। इकाई के घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। अगर आप इन तीनों का गुणा कर दें तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतने पार्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक लिख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी हम आगे बात करेंगे इकाई के घनमूल में, चलिए देखते हैं क्या है, थोड़ी सी वो भी बात कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया, चलिए। अब यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है, कि सर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक बात ये बताओ कि ओमेगा की पावर 4 क्या होती है, तो क्या बताओगे, सर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब क्या हुआ 1 और इंटू ओमेगा हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा ओमेगा की पावर 5 बताओ, तो आप बता देंगे सर ओमेगा क्यूब लिख लीजिए और इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू सर यहाँ पर लिखा है, हमने पूछा कि भैया ये बताइए कि ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ये बता दो कि ओमेगा की पावर 6 क्या होगी। आपने कहा सर बहुत इजी है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख लीजिए, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा यहां तक भी सही है, बहुत सही, आपने बहुत अच्छा समझा। अब अगर हम कहते हैं बेटा क्या भैया अगर ओमेगा की पावर है 392, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये तो नाइंसाफी है। क्यों? क्योंकि आपने यहां तक तो बताया, यहां तक नहीं बताया, ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। या तो सर आप वैसे ही कुछ कहने वाले हैं जैसे आपके जैसे आपने आई की पावर पे कहा, हाँ वैसे ही कुछ मैं भी कहने वाला हूं, क्योंकि वहां पर आई की पावर 4 था 1, तो मैंने 4 से डिवाइड दिवाया था, 4 से भाग देने के लिए कहा था। यहाँ पर ओमेगा क्यूब है 1, तो यहाँ पर आप 3 से भाग दे दीजिए, इससे भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, और जो शेषफल बचेगा वो ओमेगा की घात पे हम चढ़ा देंगे, ठीक है। तो 392 ले लिया हम लोगों ने, क्या ले लिया 392,
और 392 में किससे भाग दे दिया 3 से, तो 3 एकम 3 कट जाता है, यहाँ पर आ जाता है 3 त्रिका 9, 9 से 9 कट जाता है और शेष आता है 2। जब शेष आ गया 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो ओमेगा वाली चीज भी आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा से आगे बढ़ के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक आ गया। अच्छा, देखिए क्या बात करने वाला हूँ मैं, बात अब ये करने वाला हूँ कि अब मैं आपसे कहूंगा कि सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इसका सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकलता है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, किसका वर्गमूल, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। अगर हम सम्मिश्र संख्या z को किससे डिनोट करते हैं, a प्लस ib से। किससे डिनोट कर रहे हैं, a प्लस ib से। a प्लस ib से डिनोट कर दीजिए, x प्लस iy से डिनोट कर दीजिए, जिससे मना उससे डिनोट कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a प्लस ib से डिनोट कर देते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि रूट z की वैल्यू क्या होगी, या हम पूछें क्या कि रूट a प्लस ib बराबर व्हाट, क्या होगा। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देखिए गौर से देखिएगा। सबसे पहले अंडर रूट, सबसे पहले आप क्या लगा लेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे। अंडर रूट के बाद फिर अंडर रूट, देखिएगा अंडर रूट के बाद फिर अंडर रूट, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस a अपॉन 2, ठीक है। फिर यहां पर लगा देंगे आप प्लस, फिर यहां लिखेंगे क्या i, और फिर यहां पर लगा देंगे अंडर रूट, और फिर लगा देंगे क्या, फिर वही करना, सेम चीज वही करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस a अपॉन 2, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये यहां तक है, ये एक आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा तो सर ये चीज माने कैसे, देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 3 प्लस 4i का वर्गमूल निकालो, तो अंडर रूट 3 प्लस 4i है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, पूरे का अंडर रूट लेना है, फिर लेना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट लगा देना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और प्लस 16 और प्लस a है तो हो गया 3 अपॉन 2, ठीक है, प्लस सेम चीज यही कर देनी है, i लगा देना है आगे, और सेम चीज यही कर देनी है और बस माइनस कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है माइनस, तो 9 और प्लस 16 और माइनस a था तो माइनस कितना 3 अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए 16 और 9 कितना हुआ 25 हुआ, और 25 का जब हम निकालेंगे क्या वर्गमूल तो आ जाएगा 5, और 5 में जब हम 3 का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 में जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4, और 4 का जब वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 2, और उसके बाद प्लस, ठीक है। यहाँ पर लेंगे तो आ जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 2, 2 में जब 2 से डिवाइड देंगे तो 1, और 1 का वर्गमूल 1, ठीक है। और वर्गमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर ये प्लस होने पर हम ऐसा कर देंगे, और अगर यहाँ कहीं पर माइनस हो तो यहाँ पर साइन लगा देंगे माइनस का, और सेम फॉर्मूला ऐसे ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। अच्छा अब थोड़ी सी बात और बचती है, वो भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे क्या मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। चलिए
हाँ, तो आगे देखें फिर। अच्छा, अब हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे, वो बात करेंगे किसकी, वो बात करेंगे योज्य प्रतिलोम की। किसकी? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। तो देखिए, किसी सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो लिख लीजिए, किसी सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने में, किसी सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने में हम उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग के चिन्ह बदल देते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 3 + 4i, तब हमसे पूछा गया भाई बताओ इसका जो है योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो वास्तविक और काल्पनिक के चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, -3 - 4i इसका योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है। दूसरी चीज आती है गुणन प्रतिलोम। किसका? सम्मिश्र संख्या का गुणनफल लिख रहा हूं, सॉरी, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम। तो क्या होता है गुणन प्रतिलोम? देखिए, सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम जो होता है वो होता है, देखिए क्या, z के ऊपर क्या, बार। यानी कि क्या हुआ, अगर कोई सम्मिश्र संख्या है z तो उसका संयुग्मी अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है, z है, x + iy है, ये ले लीजिए, a + i भी कुछ भी ले लीजिए। ठीक है। तो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा x - iy। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है। मॉड ऑफ z स्क्वायर, यानी कि अगर इसका मापांक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, √x² + y²। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखो लगा दिया। अब देखिए, मॉड ऑफ z स्क्वायर की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें पता है कि मॉड ऑफ z क्या होता है, √a² + b²। ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो क्या हो जाएगा, a² + b²। ठीक है, ये हो गया गुणन प्रतिलोम। ठीक है। यहां तक मेरा लगता है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब हम छोटी सी बात करेंगे, थोड़ी सी, वो लास्ट बात होगी, और उसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आपको बस ये करना है कि वहां पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और वहां पे मैं यहां से सारे क्वेश्चन जितने बनेंगे वो अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस भी करूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो इतना मिटा दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा एक बात देखिए जो मैंने आपको बताई, अगर कहते हैं क्या, मॉड ऑफ z वाली आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी है ना, तो थोड़ी सी वो प्रॉपर्टीज हैं वो देख लीजिए बस, और कुछ नहीं। अगर मैं कह दूं क्या कि अगर हम z1 और z2 को इस तरीके से जोड़ें मॉड में लेकर, कैसे, इस तरीके से, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्यास लगी थी। चलिए देखते हैं, z1 + z2 को इस तरीके से जोड़ें तो क्या होता है, लेस देन, हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है क्या, कि अगर हम z1 - z2 करें वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी z1 - z2। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम मल्टीप्लाई करें किसका, अगर हम मल्टीप्लाई करें किस चीज का, z1 * z2 का, तो वो होगा मॉड ऑफ z1 * मॉड ऑफ z2। ये प्रॉपर्टीज कभी-कभी पूछ ली जाती हैं और आप यहां पर रख के प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है। और फोर्थ नंबर है, अगर हम कहें क्या, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, तो इज इक्वल टू होता है mod of z1 upon mod of z2 where z2 does not equal to 0। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज नोट कर लीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं थोड़ी सी, है ना। तो आप एक चीज आप करके देख लीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए 3 + 4i दे दिया जाए,
और यहाँ पर दे दिया जाए क्या 4 + 3i, ठीक है। प्लस करना है तो रियल रियल पार्ट जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए तो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा +7i, ठीक है। अब इसका मॉड ले लेंगे तो हो जाएगा 49 और +49, ठीक है। और यहाँ से ले लेंगे तो आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा √2, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज करेंगे तो सेम चीज यहाँ पर भी वही आ जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गई ना। चलिए लास्ट चीज है, देखिए करके देख लीजिएगा और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट है जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो सम्मिश्र संख्याओं पे कभी हम बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर है तो उन्हें कैसे निकालना है। अगर हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं, कैसे होंगी, अगर a + ib है और दूसरी है c + id, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि इसका रियल और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, यानी कि a = होगा c और b = होगा d, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे सम्मिश्र संख्याएं बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो क्या करना है आपको, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर दीजिए, खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, इससे सबको इस चीज का फायदा मिल सके, ठीक है। और हाँ, जाते जाते ये कहना चाहूंगा क्या करना है आपको, नीचे मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर क्वेश्चंस दे दूंगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अगले सेशन पे जब हम मिलेंगे तो मैथमेटिक्स के वही प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।